स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। सभी साथियों को कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी में लगे जितने भी कहानियां हैं सभी कहानियों का निचोड़ एमसीक्यू सीरीज लेकर आ गए हैं। तो जितने भी साथी हैं सीजीएल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीजीएल की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, अगर आपका पेपर 2 हिंदी है तो इन सभी कहानियों का निचोड़ एमसीक्यू क्लास से आज जुड़ जाएं और पूरा रट कर जाएं, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। यानी सारे प्रश्न इसी के अंदर आएंगे, यानी पूरा निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए क्लास। चलिए प्रारंभ करते हैं। और भी विद्यार्थी जो जेएसएससी पेपर 2 का एमसीक्यू सीरीज नहीं देखे होंगे, इसके पहले बहुत सारे टॉपिक पर हम एमसीक्यू करवा चुके हैं, उसे आप जरूर देख लें। हमारा परीक्षा से पहले जितना भी आपका टॉपिक है सबका एमसीक्यू देखेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। चलिए आज प्रारंभ करते हैं। जेएसएससी पेपर 2 में लगे जितनी भी कहानियां हैं सभी का निचोड़ एमसीक्यू। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या यशपाल? यानी मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? तो मधुआ कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 2 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889, 15 नवंबर 1937, 31 जुलाई 1880 या इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ है 1889 में हुआ है और 30 जनवरी 1889 में हुआ है। अगला प्रश्न है, मधुआ कहानी जयशंकर प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? मधुआ कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की किस कहानी संग्रह में संकलित है? आंधी में, आकाशदीप में, इंद्रजाल में या छाया में? तो मधुआ कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह आंधी में क्या है? संकलित है। प्रश्न नंबर 4 है, मधुआ कहानी का कथानायक कौन है? मधुआ कहानी का कथानायक कौन है? शराबी, मधुआ, लेखक या लल्लू? तो कह सकते हैं कि मधुआ कहानी का जो कथानायक मधुआ ही कह सकते हैं, क्योंकि इसी के नाम पर ये पूरा कहानी है। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मधुआ कहानी के संबंधित मधुआ कहानी से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? इसमें से कौन सा तथ्य है जो मधुआ कहानी से संबंधित सही है? आप सभी विकल्पों को देखेंगे। इसमें शराबी और मधुआ के मनोभाव का चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही है। यह शराबी के हृदय परिवर्तन की कथा है, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि कहानी के अंत में शराबी का हृदय परिवर्तन होता है और वह शराब ना पीने की कसम खाता है। जमींदार सरदार सिंह कहानी सुनने का शौकीन है, ये भी बिल्कुल सही है। और जमींदार का लड़का लखनऊ में पढ़ता है, ये भी क्या है? तो ये चारों जो यहाँ दिए हुए सभी पॉइंट क्या है इसमें सही हैं, तो इसमें चारों विकल्प सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में, मधुआ कहानी से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? अब यहाँ एक विकल्प ऐसा देखना है जो गलत विकल्प है, इसमें निश्चित ही आएगा। शराबी कहानी सुनाकर गुजारा करता है, बिल्कुल सही है। जमींदार का लड़का दिल्ली में पढ़ता है, ये गलत है। जमींदार का लड़का दिल्ली में नहीं लखनऊ में पढ़ता है, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो सही जवाब आपका मिल गया है। इसमें और भी ऑप्शन है, शराबी के पास शान धरने का कल, ये भी सही है। और मधुआ के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, ये भी सही है। यानी जमींदार का लड़का दिल्ली में नहीं लखनऊ में पढ़ता है, इसलिए यह ऑप्शन क्या है? गलत है। और यह गलत ऑप्शन को ही पता करना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते, बहुत सारे प्रश्नों को आज देखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जयशंकर प्रसाद का परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था? जयशंकर प्रसाद का जो परिवार है किस नाम से प्रसिद्ध था? शुक्ल परिवार, ब्राह्मण परिवार, व्यापारी या सुंघनी साहू के नाम से? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद का जो परिवार है सुंघनी साहू के नाम से क्या था? प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के पितामह किस चीज का व्यापार करते थे? यानी इनके पितामह, यानी इनके पिता के पिता, इनके पिता के पिता पितामह किस चीज का व्यापार करते थे? चीनी का, चावल का, गुड़ का या तंबाकू का? तो इनके पितामह जो है किसका व्यापार करते थे? तंबाकू का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? तंबाकू का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी है परीक्षा की दृष्टि से। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? आंधी, ग्राम, मधुआ या इंद्रजाल? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी वो कौन सी कहानी है? ग्राम है, इनकी पहली कहानी मानी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों की संख्या कितनी है?
जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों की संख्या 4 है, 5 है, 7 है या 6 है? तो कोई क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो इसके कहानी संग्रह की संख्या है 5। वो कौन कौन से कहानी संग्रह हैं? तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये 5 कहानी संग्रह जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं। शराबी को ठाकुर सरदार सिंह से कहानी सुनाने के बदले में कितना रुपया मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में प्रश्नों को देखना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में करना है। अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो आपका सारा प्रश्न 2 वीडियो हो जाएगा। तो एक ही वीडियो में कोशिश कीजिए कि आपका सारा प्रश्न हो जाए। तो शराबी को ठाकुर सरदार सिंह से कहानी सुनाने के बदले में कितना रुपया मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो 10 रुपया मिलता है, 1 रुपया मिलता है, 3 रुपया मिलता है या 2 रुपया मिलता है? तो शराबी को ठाकुर सरदार सिंह कितना रुपया देते हैं कहानी सुनाने के बदले में? तो 1 रुपया देते हैं। कितना देते हैं? 1 रुपया। प्रश्न नंबर 12 है, शराबी के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? अब यहाँ एक और तथ्य है जो शराबी के विषय में क्या है? गलत है। तो शराब पीने का आदी है, बिल्कुल सही है। एक गंदी कोठरी में रहता है, ये भी सही है। कहानी सुनाकर गुजारा करता है, ये भी सही है। एक पानी का कल है, ये गलत है। उसके पास जो कल है वो सान धरने का कल है, पानी का कल नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मधुआ किसके यहाँ नौकर था? तो मधुआ किसके यहाँ नौकर था? जमींदार सरदार सिंह के यहाँ, लल्लू के यहाँ, शराबी के यहाँ या राम जी के यहाँ? तो मधुआ किसके यहाँ नौकर था? तो मधुआ जो है जमींदार सरदार सिंह के यहाँ क्या था? तो नौकर था। प्रश्न नंबर 14 है, जमींदार का लड़का का क्या नाम था? जमींदार जो सरदार सिंह है उसका लड़के का क्या नाम था? महेश सिंह, राज सिंह, राम जी या कुंवर सिंह? तो जमींदार का लड़का का नाम क्या था? तो कुंवर सिंह नाम था, यानी कुंवर साहब भी कह सकते हैं, कुंवर साहब नाम था। अगला प्रश्न है, कुंवर साहब कहाँ पढ़ाई करते थे? दिल्ली में, लखनऊ में, लंदन में या मुंबई में? तो कुंवर साहब जो पढ़ाई करते थे वो कहाँ करते थे? तो लखनऊ में करते थे। प्रश्न नंबर 16 है, जमींदार का जमादार का क्या नाम है? जमींदार सरदार सिंह है, उनके जमादार का क्या नाम है? राम जी, लल्लू, कुंवर साहब या शराबी? तो जमींदार का जमादार का जो नाम है वो नाम है लल्लू। लल्लू जमींदार के जमादार था। प्रश्न नंबर 17 है, शराबी पिछले कितने दिनों से शराब नहीं पिया है? यानी शराबी जो है पिछले कितने दिनों से शराब नहीं पिया है? 10 दिनों से, 7 दिनों से, 12 दिनों से या 2 दिनों से? अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो निश्चित आप जानते होंगे। तो इसका सही जवाब है 7 दिनों से। प्रश्न नंबर 18 है, शराबी ठाकुर सरदार सिंह को कैसी कहानियां सुनाता है? वीर कहानियां, देशभक्ति कहानियां, पौराणिक कहानियां या प्रेम और पीड़ा से भरी कहानियां? तो ठाकुर को शराबी जो है ठाकुर सरदार सिंह को जो है प्रेम और पीड़ा से भरी कहानियां सुनाता है। कैसी कहानी सुनाता है? प्रेम और पीड़ा से भरी कहानियां सुनाता है। प्रश्न नंबर 19 है, शराबी मधुआ का भूख शांत करने के लिए क्या लाता है? यानी शराबी मधुआ का भूख शांत करने के लिए क्या लाता है? मिठाई लाता है, पूरी लाता है, नमकीन लाता है या सभी? तो शराबी मधुआ का भूख शांत करने के लिए मिठाई, पूरी, नमकीन सब लाता है, यानी सभी लाता है। प्रश्न नंबर 20, शराबी मधुआ को ओढ़ने के लिए क्या देता है? यानी शराबी के यहाँ जब मधुआ आ जाता है तो शराबी मधुआ को ओढ़ने के लिए क्या देता है? पुराना कोट, गमछा, ओढ़नी या चादर? तो शराबी जो है मधुआ को ओढ़ने के लिए पुराना कोट देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी। प्रश्न नंबर 22 है, कुंवर साहब का ओवरकोट लिए, कुंवर साहब जो है उनका ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा? तो कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा? शराबी रहा, लल्लू रहा, मधुआ रहा या राम जी रहा? तो सही जवाब है कुंवर साहब का ओवरकोट लिए दिन भर जो साथ में रहा वो है मधुआ, क्योंकि मधुआ क्या था? तो कुंवर साहब का नौकर था। प्रश्न नंबर 23, शराबी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला? शराबी जब अपने कमरे में गया, जब फटे कंबल के नीचे देखा क्या मिला? शराब था, पानी था, रोटी का टुकड़ा था या बोतल था? शराबी के फटे कंबल के नीचे क्या था? तो रोटी का टुकड़ा था। क्या था? रोटी का टुकड़ा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, राम जी अपने घर का किराया कितने रुपये देता था? राम जी जो है अपने घर का किराया कितने रुपये देता था? 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये? तो राम जी अपने घर का किराया कितने रुपये देता था? बहुत ही आसान सा प्रश्न ये है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
₹2 है ना, ₹2 राम जी जो है अपने घर का किराया देता था। प्रश्न नंबर 25, शराबी को पुराना दोस्त राम जी से कहाँ भेंट हुई? यानी शराबी को पुराना दोस्त राम जी, यानी शराबी का पुराना दोस्त कौन था? राम जी था। और राम जी से उसकी भेंट कहाँ पर हुई? यमुना नदी में, गंगा नदी में, गोमती नदी में, सरस्वती नदी में। तो शराबी को उसका पुराना दोस्त जो है राम जी से भेंट जो हुई थी वो गोमती नदी के किनारे भेंट हुई थी। वो गोमती नदी बेचारा विचार करने गया था, क्योंकि मधुआ उसके यहाँ आ गया था। तो शराबी गोमती नदी चला गया था और वहाँ सोच रहा था कि इस लड़के का क्या करे, और उसी क्रम में राम जी से उनकी भेंट हो जाती है। प्रश्न नंबर 26, राम जी के पास शराबी का कौन सा सामान था? कार था, सान धरने का कल था, चादर था या पुआल था? यानी राम जी के पास शराबी का राम जी के पास, यानी राम जी के पास शराबी का कौन सा सामान था? तो सान धरने का कल था। क्या था? सान धरने का कल। सान धरने का कल किसे कहते हैं? जो धार लगाता है उसी को सान धरने का कल कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार, यह कथन किसका है? आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार, यह कथन किसका है? मधुआ का है, शराबी का है, लल्लू का है या राम जी का है? तो ये शराबी का कथन है। किसका कथन है? शराबी का है। प्रश्न नंबर 28, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है, यह कथन किनका है? यह कथन जो है ये जमींदार सरदार सिंह का कथन है, क्योंकि वो कहता है कि हमने 7 दिन से पानी को कौन कहे, छुआ तक ने, 7 दिन हो गया। अगला प्रश्न, मधुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मधुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1932, 1931, 1928 या 1929? मधुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है 1931। प्रश्न नंबर 30, 7 दिन पेट काटकर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है? 7 दिन पेट काटकर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है, यह कथन कौन कहते हैं? तो जमींदार सरदार सिंह कहते हैं। जमींदार सरदार सिंह जब उसको ₹1 देते हैं, बोलते हैं 7 दिन पेट काटकर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। अब इसी का जवाब में शराबी क्या कहता है? मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, ये शराबी कहता है जमींदार के सवाल जब करता है उसके जवाब में। प्रश्न नंबर 32 है, आज तक मैंने दूसरों के खाने का सोच किया ही नहीं, तो क्या ले चलूं? यह कथन किसका है? क्योंकि जब मधुआ जब शराबी के यहाँ चला जाता है, शराबी मधुआ का भूख शांत करने के लिए जब बाजार जाता है तो वहाँ सोचने लगता है कि आज तक मैंने दूसरों के खाने का सोच किया ही नहीं, तो क्या ले चलूं, अर्थात मधुआ के लिए क्या ले चलूं? ये कथन किसका है? शराबी का है। प्रश्न नंबर 33, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन मधुआ का है। क्योंकि शराबी कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम कहाँ जाओगे? तो सीधा कहता है मैं कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। अब यही कथन से शराबी का भी हृदय परिवर्तन होता है, जो शराब ना पीने का कसम खाता है और काम करने का वो मतलब प्लान, आप काम करेंगे, अब शराब नहीं पिएंगे। मधुआ का इसी पंक्ति से शराबी का हृदय परिवर्तन होता है। शराबी सोचता है कि जब मधुआ छोटा बालक होकर ठाकुर की नौकरी ना खाने की कसम खा रहा है, तो मैं क्यों ना शराब पीने को भी कसम खाऊं। तो वो भी शराब पीने के लिए क्या करता है, तो अपना निर्णय लेता, शराब मैं नहीं पीऊँगा। प्रश्न नंबर 34, ठाकुर का कुआं कहानी के रचनाकार कौन है? अगला कहानी में चले गए ठाकुर का कुआं में। तो सही जवाब तो आप सभी लोग जान ही रहे, प्रेमचंद जी का ये कहानी, प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं, और बहुत ही अच्छा से आप पढ़े भी होंगे। ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया है। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1933, 1932, 1933 दो बार आ गया है, 1934। सही जवाब है 1932। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1932। प्रश्न नंबर 36, ठाकुर का कुआं किस कहानी संग्रह में संकलित है? सप्तस्रोत, झरना, मानसरोवर भागवन या सोजे वतन? तो ठाकुर का कुआं जो है मानसरोवर भागवन में क्या है, यह कहानी संग्रह में संकलित है।
प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रेमचंद जी का मूल नाम यानी असली नाम क्या था? नवाब राय, धनपत राय, अमृत राय या विवेक राय? तो सही जवाब है उनका जो मूल नाम था वो धनपत राय नाम था। मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रश्न नंबर 38, प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी संग्रह कौन सा है? प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी संग्रह कौन सा है? मानसरोवर, सप्तसरोज, सोजे वतन या वरदान? तो प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी संग्रह कौन सा है? हिंदी कहानी संग्रह की बात हो रही है तो सप्तसरोज है। क्या है? सप्तसरोज है। प्रश्न नंबर 39 है, प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सप्तसरोज या मानसरोवर? तो प्रथम उर्दू कहानी की बात हो जाएगा तो याद रखिएगा सोजे वतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोजे वतन। प्रश्न नंबर 40 में चलते हैं। अब ठाकुर का कुआं कहानी से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह कहानी जाति प्रथा के त्रस्त समाज का चित्रण करती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, इस कहानी में नीच जाति के लोगों की जीवन व्यथा को दर्शाया गया। ये भी सही है। गंगी का भाई जोखू है और ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 आदमी जमा थे। अब गंगी का भाई जोखू नहीं है, जोखू गंगी का पति है, भाई नहीं है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं वाला छाटना था। प्रश्न नंबर 41, प्यास के मारे कौन तड़प रहा था? गंगी, जोखू, ठाकुर या साहू? तो प्यास के मारे कौन तड़प रहा था? तो प्यास के मारे जोखू तड़प रहा था। किसके कुएं पर चमारों का पानी पीना मना था? तो किसके कुएं पर चमारों का पानी पीना मना था? तो ठाकुर के कुएं पर चमारों का पानी पीना क्या था? मना था। यानी आ सकता प्रश्न, गंगी और जोखू किस जाति के थे? इसमें भी प्रश्न आ गया है। गंगी और जोखू प्रश्न आ गया है, हम अनुमान लगाए प्रश्न आ गया। गंगी और जोखू किस जाति के थे? ब्राह्मण, चमार, यादव या राजपूत? तो चमार जाति के थे, नीच जाति के थे, इसलिए उन लोगों को ठाकुर के कुएं पर पानी पीना मना था। अगला प्रश्न है, जोखू के लोटे का पानी कैसा था? बदबूदार था, तीखा था, खट्टा था या नमकीन था? नहीं, लोटे में जो पानी था उसका सुगंध कैसा था? तो बदबूदार था। अब बदबूदार होने का कारण क्या था? आप सबको पता है, क्योंकि गंगी जिस कुएं से पानी लाई थी उस कुएं में कोई क्या किया था? जानवर मारकर डाल दिया था, इसके कारण उसकी पानी क्या हो गई थी? बदबूदार। प्रश्न नंबर 45, गंगी के विषय में कौन सा तथ्य सही है? जोखू की पत्नी है और उससे बहुत प्रेम करती है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, बिल्कुल सही है। समाज में व्याप्त ऊंच नीच जातिगत भेदभाव का विरोध करती है गंगी, ये भी सही है। ठाकुर के कुएं पर रात्रि 9 बजे पानी भरने जाती, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी, यानी सभी तथ्य क्या हैं? सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 46 में चलते हैं। गांव में पानी पीने के लिए कितने कुएं थे? किसके कुएं थे? ठाकुर का कुआं, साहू का कुआं, ब्राह्मण का कुआं, ए और बी? तो गांव में 2 कुएं की चर्चा है, ठाकुर का कुआं और साहू का कुआं। ऐसे एक और कुआं, ये चमार लोगों की भी कुआं वो की चर्चा है, तभी तो उस कुएं का पानी लाई थी जो बदबूदार था, जिसमें जानवर को मारकर डाल दिया गया था। लेकिन कुएं की चर्चा होगी तो 2 कुएं की चर्चा है, ठाकुर का कुआं और साहू का कुआं। प्रश्न नंबर 47, ठाकुर के कुएं पर पानी भरने कितनी स्त्रियां आती हैं? 10, 4, 2, 5? तो ठाकुर के कुएं पर 2 स्त्रियां क्या आती है? तो पानी भरने के लिए आती हैं। प्रश्न नंबर 48, अब तो प्यास के मारे रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं, यह कथन किसका है? यानी कहता है अब तो प्यास के मारे रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं, यह कथन किसका है? यह कथन जोखू का है। किसका है? जोखू अपनी पत्नी गंगी से कहता है कि अब प्यास के मारे अब रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी अब मैं नाक बंद करके पी लूं। प्रश्न नंबर 49 है, खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। यानी जोखू था वो बीमार था और उसकी पत्नी जो गंगी थी वो जानती थी कि अगर खराब पानी पिएंगे तो इनकी बीमारी बढ़ जाएगी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि पानी को अगर उबाल देंगे तो उसकी जो खराबी है वो जाती रहेगी। अब ये किस कहानी से है? तो ये किस कहानी से है? ठाकुर का कुआं कहानी से है। और ये किसके बारे में कथन है? ये लेखक का स्वगत चिंतन है गंगी के विषय में।
अगला प्रश्न, गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये सीजीएल की जो परीक्षा जो रद्द हो गई थी, याद रखिएगा, सीजीएल की परीक्षा जो रद्द हुई थी, उस परीक्षा, याद रखिए, उस परीक्षा में यह क्वेश्चन आ गया था कि गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह जो जोखू कहता है, कौन कहता है? जोखू कहता है कि गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाए तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में ताकत डाल लेते हैं। अब गंगी जो है वो एक बार से राजपूत लोग, जब बड़े बड़े लोग थे, बड़ी जाति के लोग थे, उनके विषय में वह सोच रही है या कह रही है, हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसीलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। ये गंगी का कथन है। किसका कथन है? गंगी का। अगला प्रश्न है, गडरिये की भेड़ चुराकर कौन खा जाता है? अब गडरिये की भेड़ चुराकर जो खाने वाला पात्र है ठाकुर। ठाकुर क्या करता है? गडरिये की भेड़ चुराकर खा जाता है। अब ठाकुर के कुआं में अन्य पात्र जोखू, गंगी, ठाकुर, साहू, महगू और 2 स्त्रियों की चर्चा है। मुख्य पात्र के रूप में कहिए तो इसमें जो एक प्रकार से जो जितना भी इसमें कथन है, जो भी इसमें संवाद है, सब गंगी और जोखू का ही संवाद है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 में चलते हैं। अब चलते हैं नीलम देश की राजकन्या। ये आ गया तीसरा कहानी। सभी कहानियों का निचोड़ एमसीक्यू आज हम देखेंगे इस वीडियो क्लास में। प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, रेणु या यशपाल? तो नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र कुमार जो हैं नीलम देश की राजकन्या कहानी के रचनाकार हैं। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। कितना है? 1933 ईस्वी। प्रश्न नंबर 56 है, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ? जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ? 2005, 1905, 1988 या 1941? तो उनका जन्म जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का मूल नाम क्या था? अरुण लाल, विजय लाल, आनंदी लाल या राम लाल? तो जैनेन्द्र का जो मूल नाम था वो था आनंदी लाल। जैनेन्द्र का मूल नाम यानी असली नाम आनंदी लाल था। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह जैनेन्द्र का है? कौन सी कहानी संग्रह जैनेन्द्र का है? फांसी, पाजेब, वातायन या एक रात? इसमें कौन सा कहानी संग्रह जो है वो जैनेन्द्र का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसमें जितने भी विकल्प है, सभी विकल्प तो जैनेन्द्र जी के ही, सभी कहानी संग्रह हैं जो भी हैं, फांसी, पाजेब, वातायन या और एक रात, ये सभी क्या हैं? तो जैनेन्द्र जी के कहानी संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 59 में चलते हैं, जैनेन्द्र कुमार किस प्रकार के कहानीकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये VVI प्रश्न याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ऐतिहासिक कहानीकार हैं, यथार्थवादी कहानीकार हैं, मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं या इनमें से कोई नहीं? तो मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं या मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं, याद रखिएगा। या मनोविश्लेषणवादी भी आ सकता है, तो वो याद रखिएगा, मनोविज्ञान से संबंधित ये रचनाकार है। जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? प्रथम कहानी संग्रह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रथम कहानी संग्रह। तो जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी संग्रह कौन सा हो जाएगा? तो फांसी हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी संग्रह। प्रश्न नंबर 61 में चलते हैं, जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रथम कहानी की यहाँ चर्चा होगी। प्रथम कहानी संग्रह जानेंगे। अब जैनेन्द्र कुमार की जो प्रथम कहानी संग्रह है वो कौन सा है? तो खेल है। क्या है? खेल है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैनेन्द्र कुमार को किस रचना पर क्या मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुक्तिबोध, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब या त्यागपत्र? तो उनको मुक्तिबोध जो रचना उनकी है, मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध जो है जैनेन्द्र कुमार जी का क्या है? यह उपन्यास है। इसी उपन्यास पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1966 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या कहानी से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? अब इसमें से सही तथ्य को छांटना है। यह कहानी मनोविज्ञान पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इसमें स्त्री के मन में पुरुष के इंतजार को दर्शाया गया, ये भी सही है। राजकन्या सात समुद्र पार नीलम के द्वीप में रहती है, ये भी सही है। और डी है, नीलम द्वीप में राजकन्या के 3 महल। चारों ऑप्शन क्या है? यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 64 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महल
राजकन्या की नीलम द्वीप में नहीं है? पुखराज का महल है, पन्ने का महल, हीरे का महल या सोने का महल? तो कौन सा महल नहीं है, इसकी चर्चा नहीं है। अगर आप नीलम देश की राजकन्या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पोखराज महल की चर्चा है, पन्ने की महल है, हीरे की महल है, सोने की महल की चर्चा नहीं है। तो 3 महल थे नीलम द्वीप में राजकन्या के। वो 3 महल कौन कौन थे? पोखराज का महल, पन्ने का महल और हीरे का महल। अगला प्रश्न है, राजकन्या के मन में राजकुमार का इंतजार को लेखक क्या बतलाए हैं? क्या बतलाए हैं? मिथ्या बतलाए हैं, सपना बतलाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मिथ्या और सपना एक ही बात हुआ, तो इसी को क्या किए हैं? तो लेखक बताए हैं जो राजकुमार का इंतजार कर रही है। अगला प्रश्न है, राजकन्या की सेवा में कौन कौन लगी रहती हैं? तो राजकन्या की सेवा में स्वर्ग अप्सराएं, गंधर्व बलाएं, किन्नरियां, इस सभी लगी रहती है, याद रखिएगा सभी लगी रहती हैं। प्रश्न नंबर 67 में चलते हैं, राजकन्या अपने मन में किसका इंतजार कर रही है? तो एकदम आसान सा सवाल है। तो राजकन्या अपने मन में जो है अपने राजकुमार का क्या कर रही है? तो इंतजार कर रही है। अगला प्रश्न है, अप्सराएं, गंधर्व बलाएं और किन्नरियां किसकी आज्ञा से राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई हैं? राजा के आज्ञा से, इंद्र के आज्ञा से, कृष्ण की आज्ञा से या शिव की आज्ञा से? तो किसकी आज्ञा से वे राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई हैं? तो इंद्र के आज्ञा से, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 69 में चलते हैं, नीलम देश की राजकन्या से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, यानी कौन सा विकल्प इसमें गलत है? राजकन्या के नीलम द्वीप में 4 महल हैं और ये पहला ही ऑप्शन गलत है, यानी इसके हिसाब से यह सही है। यानी ये नीलम की जो राजकन्या जो है उसकी जो नीलम द्वीप है वहाँ 3 महल की चर्चा, 3 महल कौन कौन? पुखराज, पन्ने का महल और हीरे का महल। तो ये 4 महल, ये तो गलत हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सही है। इस कहानी में स्त्री के मनोदशा का वर्णन बिल्कुल सही है। किन्नरी राजकन्या को भांति भांति उपहार ला के देती है, भी सही है। राजकन्या के मन में राजकुमार का इंतजार करे राजकन्या अपने मन में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत जवाब था, मतलब गलत था, प्रश्न के हिसाब से सही था। अगला प्रश्न है, तुम जाओ मुझे तो तुमने आनंदित कर दिया, यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये राजकन्या का ही है, क्योंकि राजकन्या क्या करती है? तो राजकन्या राजकुमार के इंतजार में खो जाती है। अब उसके सामने कोई भी आता है, चाहे अप्सराएं आती हैं, गंधर्व बलाएं आती हैं या फिर किन्नरियां आती हैं, वही वो उनके सामने उसे सेवा में आती है, परंतु उसका ध्यान कहाँ रहता है? तो राजकन्या का जो ध्यान है वो रहता है राजकुमार के प्रति। तो उसी बीच वो कहती है, तुम जाओ, तुमने तो मुझे क्या किया? आनंदित कर दिया। अगला प्रश्न है, सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तो हम अपने आप चली जाएंगे, यह कथन किसका है? क्योंकि ये ऊपर का जो अभी लिया उसी का जवाब में किन्नरियां कहती हैं कि सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रति सत्य है, यह कथन किसका? यह कथन सीजीएल की जो परीक्षा जो रद्द हो गई, याद रखिएगा, सीजीएल की परीक्षा जो है रद्द हुई थी, उसमें अभी प्रश्न आया है, याद रखिएगा। तो ए इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रति सत्य है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह राजकन्या का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 73 में चलते हैं। अब तीसरी कहानी है परिंदे की ओर चलते हैं। परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913, 1960, 1972 या 1950? साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस पर अगर जिन भी विद्यार्थियों को जेएसएससी सीजीएल का संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स के साथ साथ एमसीक्यू नोट्स चाहिए तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करने होंगे? उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उससे आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम का ग्रुप का ऑफिशियल लिंक है, उससे भी आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एमसीक्यू के साथ साथ परीक्षा संबंधी सभी जानकारियां दी जाती है। और यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोडेड होता है तो वहां आपको तुरंत पता चल जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको भी सीजीएल यानी जेएसएससी पेपर 2 में अगर आप हिंदी लिए हैं
अगर आपको संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा नंबर या फिर टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको किस प्रकार पीडीएफ मिलेंगे आपको पता चल जाएगा। और जो भी विद्यार्थी बिहार के हैं, अगर बिहार के बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका विषय हिंदी है और टीजीटी पीजीटेक दोनों में से किसी का भी या फिर दोनों सब्जेक्ट का अगर आपको यानी टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी दोनों में किसी का भी अगर आपको चाहिए हस्तलिखित संपूर्ण सिलेबस का नोट्स तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो आगे चलते हैं। तो यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1960। परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है? परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, परिंदे निर्मल वर्मा जी की कहानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब मिला? तो 1999 में मिला। कब मिला? 1999 में मिला। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 में, निर्मल वर्मा एमए यानी एमए वो किए थे इतिहास विषय से किए थे, याद रखिएगा। दिल्ली के किस कॉलेज से की थी? यानी दिल्ली के किस कॉलेज से उन्होंने एमए इतिहास से वो पास हुए थे? तो दिल्ली के किस कॉलेज से? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है संत स्टीफंस कॉलेज से वो क्या किए थे? एमए किए थे इतिहास विषय से। याद रखिए किस विषय से? इतिहास विषय से। प्रश्न नंबर 76 में चलते हैं। निर्मल वर्मा की किस कहानी पर फिल्म बन चुकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, निर्मल वर्मा की किस कहानी पर क्या बन चुकी है? तो फिल्म बन चुकी है। कितना अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया। तो इसमें से कौन सा कहानी है जिस पर फिल्म बन चुकी है? चार कहानी आपके सामने है जिस पर एक पर फिल्म बन चुकी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपका जो है, इनका कहानी यहाँ पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा छूट गया है। ये माया दर्पण होगा जिस पर कहानी, जिस पर जो है फिल्म बना है ना, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 77 में चलते हैं। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह कौन है? परिंदे, जलती झाड़ी, बीच बहस में या पिछले गर्मियों में? तो सही जवाब है निर्मल वर्मा का जो प्रथम कहानी संग्रह परिंदे ही है। याद रखिएगा कौन है? परिंदे ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 78 है, परिंदे कहानी से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? परिंदे कहानी के सभी पात्र अपने अंतर मन में प्रेम की पीड़ा से दबे हुए हैं। बिल्कुल सही है। मिस लतिका कैप्टन नेगी की प्रेमिका है। ये भी सही है। मिस्टर हॉवर्ड छात्रावास का संगीत शिक्षक है। ये भी सही है। और जूली का प्रेम पत्र मिस लतिका के हाथ लग जाता है। ये भी सही है। देखिए अब आप सोचते होंगे कि जब भी आप सारे ऑप्शन देते हैं उसमें से सब सही ही रहता है। हम इसलिए आपको ये ऑप्शन डालकर आपको बता रहे हैं क्योंकि आप परीक्षा में जाने से पहले पूरा जान लें कि किस कहानी में क्या क्या हुआ है। इसलिए सभी ऑप्शन सही हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन को आपको जान लेना ताकि पूरा कहानी आपके दिमाग में रहे। तो जूली का प्रेम पत्र मिस लतिका के हाथ लग जाता है। मिस्टर हॉवर्ड छात्रावास में संगीत शिक्षक हैं। मिस लतिका कैप्टन नेगी की प्रेमिका है। और परिंदे कहानी में जितने पात्र सभी कहीं न कहीं अपने अंतर मन में प्रेम की पीड़ा से दबे हुए हैं। सभी ऑप्शन क्या यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 78 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य परिंदे कहानी से संबंधित नहीं है? आप याद रखिए इसमें एक तो नहीं होगा, बाकी होगा, एक नहीं होगा। अब यह कहानी शिमला के बोर्डिंग कॉन्वेंट छात्रावास की कहानी है। कहाँ की बात हो रही है? शिमला के। कहाँ की? शिमला के बोर्डिंग कॉन्वेंट यानी छात्रावास है जहाँ की कहानी ये है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर हॉवर्ड मिस लतिका को प्रेम पत्र लिखता है। ये भी सही है। मिस वुड हॉस्टल की प्रिंसिपल। ये भी सही है। डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी की मृत्यु मुंबई में से आने वक्त हो गई। ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी की जो पत्नी की मृत्यु जो हुई थी वो बर्मा से आने वक्त आनी है ना, याद रखिएगा। उसमें चर्चा है बर्मा से आने वक्त या बर्मा से आने वक्त उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ये सही है। यानी जब वो बर्मा से आ रहे थे उसी समय उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, मुंबई से नहीं। अगला प्रश्न है, हॉस्टल का नौकर का क्या नाम है? तो हॉस्टल का नौकर देखिए नेगी, राजू, करीमुद्दीन या शंकर। तो करीमुद्दीन जो है वो उस हॉस्टल के क्या है, छात्रावास के नौकर हैं।
प्रश्न नंबर 80 में चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। प्रश्न नंबर 80, कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास का वार्डन कौन है? वार्डन कौन है? मिस वुड, मिस लतिका, सुधा या जूली? तो मिस वुड तो प्रिंसिपल है, और वार्डन के स्थान पर कौन है? तो लतिका जो है वहाँ की क्या है? तो वार्डन है। प्रश्न नंबर 81 में चलते हैं, लतिका जूली के प्रेम पत्र को कहाँ रख देती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लतिका जो है जूली के प्रेम पत्र को कहाँ रख देती है? क्योंकि जूली का प्रेम पत्र किसके हाथ लग जाता है? तो लतिका के हाथ। अब लतिका कहानी के अंत में क्या करती है? तो जूली का प्रेम पत्र जो है उसके कहाँ रख देती है? तो जूली की किताब में रख देती है, या जूली के पर्स में रख देती है, जूली के तकिए के नीचे रख देती है, इनमें से कोई नहीं। तो लतिका जो है कहानी के अंत में जूली सो रही होती है, जूली के तकिए के नीचे क्या करती है? उसका जो प्रेम पत्र जो उसके हाथ प्रेम पत्र जो लग गया था उसे रख देती है। अगला प्रश्न है, मिस लतिका को क्या बहुत पसंद है? यानी मिस लतिका को वैसा क्या है जो बहुत पसंद है? गुलाब, स्नोफॉल, वाटरफॉल या किताब? तो मिस लतिका को स्नोफॉल बहुत पसंद है, याद रखिएगा। स्नोफॉल जो है बहुत पसंद है। वो कहती भी आई लव स्नोफॉल। प्रश्न नंबर 83 में चलते हैं, परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? कुल पात्रों की संख्या यहाँ बताना है। तो यहाँ ऑप्शन है 8, 7, 10, 15। तो परिंदे कहानी में कुल पात्र कितने हो जाएंगे? जैसे लतिका 1, मुखर्जी 2, मिस्टर हॉवर्ड 3, फिर मेजर ग्रीस नेगी 4 जो गौण रूप में है, सुधा 5, जूली 6, करीमुद्दीन 7 और मिस वुड 8। यानी टोटल 8 पात्र हैं। 8 पात्र है, जिसमें से कह सकते हैं कि जो नेगी की चर्चा है वो गौण पात्र के रूप में है, यानी उनकी मृत्यु की ही चर्चा है। लेकिन अगर कहे तो 8 पात्र हैं, है ना। अगला प्रश्न है, अभी कुछ पक्का नहीं है, आई लव द स्नोफॉल। अभी तो बोले आई लव द स्नोफॉल किसने कही थी? लतिका को स्नोफॉल बहुत पसंद थे, तो इसका सही जवाब हो जाए लतिका। अगला प्रश्न में चलते, प्रश्न नंबर 85, होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना किसी डॉक्टर के वश की बात नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डॉक्टर मुखर्जी का है। डॉक्टर मुखर्जी यह कथन कहते हैं। प्रश्न नंबर 86 में चलते हैं, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपका रहना भी क्या है? यह भी गलत है। यह कथन किनका है? यह भी कथन जो है डॉक्टर मुखर्जी का ही है। डॉक्टर मुखर्जी ही ऐसा कहते हैं। आगे चलते, प्रश्न नंबर 87 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, आगे चलते हैं। अगला कथन है, मैं जी रहा हूं, उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। यह कथन किनका है? यह कथन भी जो है यह भी मुखर्जी का ही कथन। मुखर्जी कहते हैं मैं जी रहा हूं, उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। यह भी मुखर्जी जो है वो कहते हैं लतिका से। अब अगला प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 88। नेक्स्ट कहानी, दिल्ली में एक मौत कहानी के रचनाकार कौन है? दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, यशपाल, कमलेश्वर या रेणु। तो दिल्ली में एक मौत कहानी के रचनाकार कौन है? तो कमलेश्वर जी हैं। कौन है? कमलेश्वर जी हैं। प्रश्न नंबर 89 में चलते हैं, दिल्ली में एक मौत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1950, 1960, 1954 या 1967? तो सही जवाब है 1954। प्रश्न नंबर अब 90 में चलते हैं, यानी 90। प्रश्न नंबर 90, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो हम कल कमलेश्वर जी का कहानी अभी पढ़ रहे हैं, यानी बता रहे हैं। तो कमलेश्वर जी जो है समांतर कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 91, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ? 1932, 1956, 1935 या 1909? तो कमलेश्वर जी का जो जन्म है वो कितना हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन कमलेश्वर ने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माधुरी का, सरस्वती का, चांद का या सारिका का? तो सही जवाब है कमलेश्वर जी ने सारिका पत्रिका का संपादन करके क्या किया था? तो कमलेश्वर जी ने सारिका पत्रिका का संपादन कर उन्होंने समांतर कहानी का क्या किया? परिवर्तन किया। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस विश्वविद्यालय से एमए किए? किस विश्वविद्यालय से एमए किए? प्रयाग, इलाहाबाद, रांची या फरीदाबाद? तो किस विश्वविद्यालय से एमए की? सही जवाब क्या हो जाएगा? किस विश्वविद्यालय से एमए किए? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया।
अगला प्रश्न है, कमलेश्वर को किस रचना पर 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दिल्ली में एक मौत, कितने पाकिस्तान, बयान या मांस का दरिया? तो सही जवाब है कितने पाकिस्तान पर इनको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी कमलेश्वर की है? जॉर्ज पंचम की नाक, कास्बे का आदमी, सुबह दोपहर शाम या ए और बी? तो यहाँ देख लेना है, जॉर्ज पंचम की नाक इनकी कहानी है, बिल्कुल सही है। कास्बे का आदमी इनकी कहानी है। सुबह दोपहर शाम ये भी इन्हीं की रचना है, लेकिन ये कहानी नहीं है। सुबह दोपहर शाम जो है इनकी रचना नहीं है, इनकी रचना है परंतु कहानी नहीं, ये उपन्यास है। तो सही जवाब हो जाएगा ए और बी। परीक्षा में इसी प्रकार आप फंसेंगे। अन्य कहानी, इनका जो प्रसिद्ध कहानी बयान, नागमणि, मानसरोवर के हंस और अपना एकांत, ये सब क्या है? तो कमलेश्वर जी का और अन्य कहानियां हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 में हम चलते हैं। दिल्ली में एक मौत कहानी से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? अब सही तथ्य को छांटना है। शहरों में रहने वाले लोगों की व्यस्त जीवन शैली, बिल्कुल सही है। इस कहानी में व्यक्तिगत भावनाओं को दर्शाया गया, ये भी सही है। इस कहानी में सेठ दीवान चंद की मौत की चर्चा, ये भी सही है। इनमें से सभी तथ्य क्या हैं? तो सही हैं। प्रश्न नंबर 97 में चलते हैं। सेठ दीवान चंद की मृत्यु किस अस्पताल में हुई थी? सदर अस्पताल में, इलाहाबाद अस्पताल में, इरविन अस्पताल में या पंचम अस्पताल में? तो सही जवाब है इरविन अस्पताल में सेठ दीवान चंद की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 98 में चलते हैं। करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन कौन है? करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सेठ दीवान चंद। लोकप्रिय थे तभी तो इनके मृत्यु पर इनके साथ बहुत सारे लोग थे। अगला प्रश्न है, सेठ दीवान चंद की अर्थी किस रोड से होते हुए शमशान भूमि में ले जाया गया? तो गुवाहाटी रोड, रामेश्वरम रोड, मनाली रोड या आर्य समाज रोड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्य समाज रोड होते हुए उनके जो अर्थी है उनको शमशान भूमि में ले जाया गया। प्रश्न नंबर 100 है, सेठ दीवान चंद का दाह संस्कार कहाँ किया गया? गंगा घाट पर, पंचकुइया घाट पर, इरविन घाट पर या आर्य समाज रोड पर? तो सही जवाब पंचकुइया घाट पर जो है सेठ दीवान चंद जी का दाह संस्कार किया गया। प्रश्न नंबर 101 है, इनमें से कौन सा पात्र दिल्ली में एक मौत कहानी में नहीं है? वासवानी, सरदार जी, गणेशी या अतुल मवानी? इसमें जो है अतुल मवानी, वासवानी यानी सरदार जी, अतुल मवानी और वासवानी ये तीनों है। गणेशी जो है ये इसमें नहीं, गणेशी जो है वे वापसी कहानी से है। तो इसका सही जवाब गणेशी हो जाएगा जो दिल्ली में एक मौत कहानी में नहीं। अगला प्रश्न है, सरदार जी का नौकर धर्मा लेखक यानी लेखक के लिए क्या लाता है? यानी लेखक उनको क्या लाने के लिए कहते हैं? इसका मतलब प्रश्न का कहने का मतलब है सरदार जी के नौकर धर्मा को लेखक क्या लाने के लिए कहते हैं? तो सिगरेट लाने के लिए कहते हैं। याद रखिए क्या लाने के लिए कहते हैं? सिगरेट। प्रश्न नंबर 103 है, अतुल मवानी अपना सूट कहाँ सिलवाया था? गोल मार्केट में, चांदनी मार्केट में, खान मार्केट में या किशन मार्केट में? तो सही जवाब है अतुल मवानी अपना सूट जो है वो खान मार्केट में सिलाया था। अगला प्रश्न है, किस कहानी में महानगरीय वातावरण का जीवन चित्रण किया गया है? मिसपाल में, ठाकुर का कुआं में, मधुआ में या दिल्ली में एक मौत? तो सही जवाब है दिल्ली में एक मौत। प्रश्न नंबर 105 है, मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं, टैक्सी का मीटर अभी अभी किसी ने डाउन किया है। यह पंक्ति किस कहानी से है? यह पंक्ति जो है दिल्ली में एक मौत कहानी से है। प्रश्न नंबर 106 में चलते हैं, वापसी कहानी से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? यह कहानी का नायक गजाधर बाबू हैं, बिल्कुल सही है। इस कहानी में पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी द्वारा निरादर किया गया, ये भी सही है। इस कहानी में पुरानी पीढ़ी को यहाँ को होगा पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी द्वारा क्या किया गया है? तो निरादर किया गया है। गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी से रिटायर, ये भी सही है। इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 107 में चलते हैं, गजाधर बाबू कहाँ पर रेलवे की नौकरी करते थे? रानीपुर स्टेशन, मुंबई स्टेशन, दिल्ली स्टेशन या बिलासपुर स्टेशन? तो रानीपुर में, तो कहाँ पर नौकरी करते थे? रानीपुर स्टेशन में रेलवे की नौकरी करते थे। प्रश्न नंबर 108 में चलते हैं, रानीपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन में गजाधर बाबू किसकी चाय की दुकान पर खाना खाया करते थे?
तो अमर की दुकान पर, गणेशी की दुकान पर, नरेंद्र की दुकान पर या मोहन की दुकान पर। तो सही जवाब होगा गणेशी की दुकान पर वो क्या करते थे, तो गणेशी की दुकान पर जो है वो क्या करते थे, उन्हीं के यहाँ वो खाया पिया करते थे, बैठा भी करते थे। अगला प्रश्न है, अब गणेशी जो था वो याद रखिएगा गजाधर बाबू का शुभचिंतक था, ये भी याद रखिएगा। गजाधर बाबू का बड़ा लड़का का क्या नाम है, नरेंद्र, सुरेंद्र, अमर या गणेशी। तो सही जवाब है अमर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110, गजाधर बाबू का छोटा लड़का का क्या नाम है, छोटा लड़का का क्या नाम है, तो नरेंद्र। बड़ा लड़का अमर याद रखिए, गणेश, बड़ा लड़का का नाम था गजाधर बाबू का अमर, और छोटा लड़का का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाम था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू की बड़ी लड़की का क्या नाम है, तो गजाधर बाबू की बड़ी लड़की का नाम क्या है, तो शांति है, मीना है, सुनीता है, कांति है। तो बड़ी लड़की का नाम क्या था, तो गजाधर बाबू की जो बड़ी लड़की थी उनका नाम था कांति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू की छोटी लड़की का क्या नाम है, तो छोटी लड़की का क्या नाम है, कांति, शीला, बसंती या सुरेखा। तो छोटी लड़की का नाम शीला और बड़ी लड़की का नाम कांति, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 113 में चलते हैं। गजाधर बाबू को रेलवे में कितने वर्ष की नौकरी करने के पश्चात रिटायर होकर आज घर आ रहे हैं, यानी गजाधर बाबू जो है वो रेलवे में कितने वर्ष की नौकरी किए और कितने वर्ष की नौकरी करने के बाद उनको आज रिटायरमेंट हुआ और वो आज वे घर आ रहे हैं, तो वे 35 वर्ष नौकरी किए थे। कितने वर्ष रेलवे में नौकरी किए थे, 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 114, बसंती किसका घर हमेशा जाया करती है, सुरेखा के घर, कांति के घर, परना के घर या शीला के घर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बसंती जो है, यहाँ पर एक प्रश्न लगता है मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। ये गजाधर बाबू की छोटी लड़की का क्या नाम है, तो गजाधर बाबू की छोटी लड़की का नाम शीला नहीं है, बसंती है, याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो गजाधर बाबू की जो छोटी लड़की का नाम बसंती है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गजाधर बाबू की छोटी लड़की का नाम क्या है, बसंती है। अब बसंती जो है किसका घर हमेशा जाया करती है, तो बसंती जो है हमेशा जो है कांति के घर हमेशा जाया कर शीला के घर हमेशा क्या करती है, जाया करती है, याद रखिए, किसके घर, शीला के घर। यहाँ पर थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ आ गया दिमाग में, तो बसंती जो है शीला के घर हमेशा जाया करती है, ये याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 115 में चलते हैं। गजाधर बाबू के रहने के लिए चारपाई कहाँ लगी रहती है, तो गजाधर बाबू को रहने के लिए चारपाई कहाँ लगी रहती है, रसोई घर में लगी रहती है, पूजा घर में, आंगन में या बैठक में। तो जब गजाधर बाबू रिटायर होकर आए तो उनकी जो चारपाई कहाँ लगा दी गई थी, तो बैठक में लगा दी गई थी। कहाँ लगा दी गई थी, बैठक, एक प्रकार से कह सकते हैं, आजकल उसे हॉल कहते हैं। प्रश्न नंबर आगे 116, गजाधर बाबू के लिए बेसन का लड्डू किसने बनाई थी, तो गजाधर बाबू के लिए बेसन का लड्डू बनाई कौन थी, उसकी पत्नी ने या गणेशी की घरवाली ने, शीला ने या बसंती ने। तो गजाधर बाबू के लिए बेसन के लड्डू गजाधर बाबू को बहुत पसंद थे, इसलिए गणेशी की जो पत्नी है उसके लिए क्या बनाई थी, तो बेसन के लड्डू बनाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117, गजाधर बाबू अपने परिवार से उपेक्षा का पात्र बनने पर कहाँ नौकरी करने चले जाते हैं, सेठ रामजी मल के चीनी मिल में, रेलवे में, सेठ ध्यानचंद की दुकान पर या सेठ दीवानचंद के यहाँ। तो वे पुनः चीनी मिल में नौकरी करते हैं, यानी सेठ रामजी मल के चीनी मिल में पुनः क्या करते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 118, गजाधर बाबू के कितने संतान थे, 3, 4, 5, 2। तो 4 संतान थे, 2 बेटी 2 बेटा, याद रखिएगा, कुल 4 संतान थे। प्रश्न नंबर 119 में चलते हैं, वापसी कहानी के रचनाकार कौन है, वापसी कहानी के रचनाकार कौन, क्योंकि हम वापसी कहानी में आ चुके हैं, कहानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये 5वीं कहानी में हम पहुंच गए हैं। तो वापसी कहानी के रचनाकार कौन है, वापसी कहानी के रचनाकार कौन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रेमचंद, उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, रेणु। तो वापसी कहानी के जो रचनाकार है उषा प्रियमवंदा है, कौन है, तो उषा प्रियमवंदा है जो वापसी कहानी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, उषा प्रियमवदा का जन्म कब हुआ, उषा प्रियमवदा का जन्म कब हुआ, 24 सितंबर 1930, 24 दिसंबर 1930, 24 जनवरी 1930 या 24 जुलाई 1930। 1930 है, ये तो क्लियर हो गया, ये उषा प्रियमवदा का जन्म है। अब
कौन सा तारीख है, ये भी तारीख हम दे दिए हैं। तो सही जवाब है 24 दिसंबर, याद रखिए 24 दिसंबर 1930। प्रश्न नंबर 121 में चलते हैं। उषा प्रियमवदा एमए की पढ़ाई कहाँ से की? उषा प्रियमवदा एमए की पढ़ाई कहाँ से की? दिल्ली विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से या रांची विश्वविद्यालय से? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उषा प्रियमवदा ने एमए की पढ़ाई की। एमए और पीएचडी दोनों, वो जो है एमए और पीएचडी दोनों उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही क्या किए थे? तो पूरा किए थे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 122, वापसी कहानी किस पर आधारित है? सामाजिक समस्याओं पर, धार्मिक समस्याओं पर, आर्थिक समस्याओं पर या पारिवारिक समस्याओं पर? तो सही जवाब है वो पारिवारिक समस्याओं पर क्या है? आधारित कहानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, सारा दिन इसी खींच खींच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये गजाधर बाबू की पत्नी का ये कथन है। किनका है? गजाधर बाबू की पत्नी कहती है गजाधर बाबू से कि सारा दिन इसी खींच खींच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई। अगला संवाद है, वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ, उन्हें लगा कि जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उपयुक्त कथन किसके विषय में? लेखक जो है यह कहते हैं वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ, उन्हें लगा कि जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। यह कथन लेखक का स्वागत कथन किनके विषय में है? तो गजाधर बाबू के विषय में, क्योंकि वे बेचारे 35 वर्ष नौकरी किए, अपने घर वालों को संभाले, घर परिवार को संभाले। जब उनका रिटायर हुआ वो सोचे कि अब मैं खुशी खुशी से अपने घर में रहूँगा। अब घर में जाने के बाद जो वो चाह कर गए थे कि अपने बाल बच्चों का प्यार उनको मिलेगा, लेकिन वैसा उनको वहाँ नहीं मिला, जिसके कारण उन्हीं के बारे में लेखक का स्वागत चिंतन है कि उनको ऐसा लगा कि जिंदगी द्वारा वे ठगे गए हैं। प्रश्न नंबर 125, खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए, वही अच्छा है। यह कथन किनका है? यह कथन जो है ये गजाधर बाबू जी का है, क्योंकि गजाधर बाबू पुनः यह फैसला लेते हैं कि वह पुनः नौकरी करेंगे। अब उनको जो है सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी लग भी जाती है, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि घर में खाली बैठे रहने से अच्छा 4 पैसे घर में आए। इसलिए वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। और वो क्या करते हैं? तो रामजी मल के चीनी मिल में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। अगला प्रश्न है 126, गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने? परिवार के, समाज के, मित्रों के, इनमें से कोई नहीं। तो वे अपने ही परिवार की उपेक्षा का पात्र बने, यानी अपने ही परिवार में उनको जिस प्रकार से मान सम्मान मिलनी चाहिए थी उस प्रकार नहीं मिली। प्रश्न नंबर 127 है, उषा प्रियमवदा किस विषय में पीएचडी की उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है? तो उषा प्रियमवदा किस विषय से पीएचडी की उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है? हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान या संस्कृत? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी विषय से उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए? तो पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 128, अब अभिशप्त कहानी में चलते हैं। अभिशप्त कहानी से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? अभिशप्त कहानी से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? इसके रचनाकार यशपाल जी हैं, बिल्कुल सही है। अभिशप्त कहानी का प्रकाशन वर्ष 1944 है, ये भी सही है। अभिशप्त कहानी में 5 वर्ष के बच्चे द्वारा हत्या की गई, ये भी सही है। और इनमें से सभी कथन क्या है? तो सभी कथन क्या है? तो सही है। प्रश्न नंबर 129 है, अभिशप्त कहानी से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? इस कहानी में अमीनुद्दौला पार्क पर प्रदर्शनी मेले की चर्चा है, बिल्कुल सही है। मैं यानी जो कथावाचक है, मैं शैली में इसकी कथा है। शुक्ला जी, मिसेस शुक्ला जी ज्वाला इस कहानी के प्रमुख पात्र, ये भी सही है। मैं इस कहानी का कथावाचक, ये भी सही है। अमीनुद्दौला पार्क पर शुक्ला जी के 3 मंजिला मकान है, ये गलत है, क्योंकि अमीनुद्दौला पार्क पर शुक्ला जी का मकान तो है परंतु 3 नहीं 2 मंजिला मकान है। कितना है? 2 मंजिला मकान है। तो ये विकल्प क्या है? सही नहीं है। प्रश्न नंबर 130 में चलते हैं। लल्लू और सविता किसके संतान है? लल्लू और सविता किसके संतान है? तो लल्लू और सविता दोनों शुक्ला जी के संतान, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 131, ज्वाला अमीनाबाद और फतेहगंज में क्या काम करता है?
बोझ ढोने का काम झल्ली वाला है, मिठाई बेचता है, गाड़ी चलाता है या गाय चराता है? तो वो क्या है, बोझ ढोने का काम करता है, बोझ ढोने का काम करता है यानी झल्ली वाला है। प्रश्न नंबर 132, ज्वाला किस जाति का है? तो ज्वाला जो है राजपूत है, कुर्मी है, अहीर है या नाई है? तो ज्वाला जो है वो अहीर जाति का है। किस जाति का है? अहीर जाति का है। प्रश्न नंबर 133, ज्वाला की पत्नी अपने बच्चों को क्या पिलाती है? चीनी का घोल पिलाती है, आटे का घोल पिलाती है, आम का रस पिलाती है या पानी पिलाती है? तो ज्वाला की पत्नी अपने बच्चों को क्या पिलाती है? तो आटे का घोल पिलाती है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 134 में चलते हैं। ज्वाला की पत्नी फतेहगंज में क्या काम करती है? तो ज्वाला की पत्नी जो है फतेहगंज में खाना बनाने का काम करती है, बर्तन साफ करने का काम करती है, झाड़ू लगाती है या दाल दलने जाती है? तो दाल दलने जाती है। फतेहगंज में क्या करने जाती है? तो दाल दलने का काम करने जाती है। ये प्रश्न भी पिछले बार जो आपकी परीक्षा रद्द हो गई, सीजीएल की परीक्षा जो रद्द हुई उसमें ये भी प्रश्न आया था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, यशपाल का जन्म कब हुआ? यशपाल का जन्म कब हुआ? 1904 में, 1905 में, 1903 में या 1960 में? अब यशपाल जी का जन्म की बात है तो उनका जन्म जो है 1903 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 136, यशपाल का प्रथम कहानी संग्रह है। यशपाल जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन है? धर्मयुग, पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान या वो दुनिया? तो यशपाल जी का जो प्रथम कहानी संग्रह है वो कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा पिंजड़े की उड़ान। पिंजड़े की उड़ान जो है इनका प्रथम कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1939। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 137 में चलते हैं। भाई इस जमाने में जो ना हो जाए वही थोड़ा है, यह कथन किनका है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अब ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है, भाई इस जमाने में जो ना हो जाए वही थोड़ा है, यह कथन किनका है? मैं का है, शुक्ला जी का है, ज्वाला का है, मिसेस शुक्ला जी का है? किनका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही जवाब हो जाएगा ये शुक्ला जी का। शुक्ला जी है यानी कथावाचक जो मैं शैली में है, नहीं अर्थात जो कथावाचक उनको कहते हैं भाई इस जमाने में जो ना हो जाए वही थोड़ा है। अगला प्रश्न है 138, खून गला घोंट कर खून 5 बरस के लड़के ने, यह कथन किनका? क्योंकि ये थोड़ा सा विस्मयी लगता है। खून गला घोंट कर खून 5 बरस के लड़के ने, यह कथन किनका है? कथावाचक का, शुक्ला जी का, मिसेस शुक्ला जी का, ज्वाला का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये भी जवाब जो है ये भी है, ये शुक्ला जी ही कहते हैं। ये भी कौन कहते हैं? शुक्ला जी ही कहते हैं। शुक्ला जी को जब पता चलता है किसी 5 बरस के लड़के ने एक छोटे से नन्हे मुन्ने शिशु को क्या किया? मार दिया गला घोंटकर। अगला प्रश्न है, 5 बरस का लड़का भी समझता है उसका हिस्सा बटाने वाला उसका दुश्मन है, यह कथन किनका है? मिसेस शुक्ला जी का, शुक्ला जी, मैं यानी कथावाचक का, इनमें से कोई नहीं। तो मिसेस शुक्ला जी कहती हैं 5 बरस का लड़का भी समझता है उसका हिस्सा बटाने वाला उसका क्या है? दुश्मन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140, उफ दूध पीते बच्चों तक के दिल में बेर और हिस्सा, यह कथन किनका है? यह भी कथन जो है मिसेस शुक्ला जी ने ही कही कि उफ दूध पीते बच्चों तक के दिल में बेर और हिस्सा। आगे चलते प्रश्न नंबर 141 में चलते हैं। यशपाल जी बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण, यानी उन्होंने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर नेशनल कॉलेज से। प्रश्न नंबर 142 में चलते हैं। मिस पाल कहानी के रचनाकार कौन है? मिस पाल कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, मोहन राकेश, रेणु या यशपाल? मिस पाल कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये मोहन राकेश जी की क्या है? कहानी है। मोहन राकेश जी का ये कहानी है मिस पाल। प्रश्न नंबर 143 में चलते हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 1920 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1941 ईस्वी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ। आगे चलते हैं। मिस पाल कहानी से संबंधित कौन सा विकल्प सही है उसको चुने। यह कहानी मानवीय मूल्यों की टूटने की कहानी है, बिल्कुल सही है। इस कहानी में मिस पाल नामक स्त्री के अकेलेपन और अव्यवस्थित जीवन का चित्रण, ये भी सही है। मिस पाल एक अविवाहित महिला, ये भी सही है। यानी सभी विकल्प क्या हैं? इसमें सही है। प्रश्न नंबर 145 में चलते हैं। मिस पाल कहाँ काम करती थी? सूचना विभाग दिल्ली में, स्वास्थ्य विभाग पटना में, पर्यटन विभाग रांची में या फिर उद्यान विभाग गुजरात में?
तो मिस पाल जो है दिल्ली के सूचना विभाग में काम करती थी। प्रश्न नंबर 146 है, मिस पाल सूचना विभाग में कितने रुपये की तनख्वाह पर काम करती है? 500 रुपये, 5000 रुपये, 1000 रुपये या 10,000 रुपये। तो मिस पाल सूचना विभाग यानी दिल्ली के जो सूचना विभाग है उसमें 500 रुपये जो है तनख्वाह पर काम करती है। प्रश्न नंबर 147 है, मिस पाल का पड़ोसी और दोस्त कौन था? तो मिस पाल का पड़ोसी और दोस्त कौन था? बुखारिया था, रणजीत था, पिंकी या फिर जोरावर सिंह। तो रणजीत जो है वो मिस पाल का क्या है तो दोस्त था, शुभचिंतक था। प्रश्न नंबर 147, मिस पाल सूचना विभाग में त्याग पत्र क्यों दे देती, अर्थात वहां से वो त्याग पत्र क्यों दे दी थी? तनख्वाह कम होने के कारण, विवाह न होने के कारण, दफ्तर के कर्मियों से तंग आकर या इनमें से कोई नहीं। तो दफ्तर के कर्मियों से वो तंग आकर क्या करती है तो सूचना विभाग में जितने भी कर्मी लोग, सहकर्मी जो काम करते हैं उनसे वो तंग आकर वो क्या करती है, अंततः सूचना विभाग से क्या करती, त्याग पत्र दे देती है। प्रश्न नंबर 148 में चलते हैं, मिस पाल त्याग पत्र देकर कहाँ रहती है? दिल्ली में, लखनऊ में, मांडू में या कुल्लू में? तो मिस पाल त्याग पत्र देकर कुल्लू में रहती है। प्रश्न नंबर 149 है, रिटायर अंग्रेज मेजर से विवाह की अफवाह किसके विषय में था? यानी किसके विषय में लोग ये कहते थे कि वह मेजर अंग्रेज मेजर जो है रिटायर हो गया, उससे विवाह कर ली है। ये जो अफवाह फैला हुआ था वो मिस पाल के विषय में फैला हुआ था कि मिस पाल ने क्या किया है तो मिस पाल ने अंग्रेज मेजर से विवाह मिस पाल ने कर ली है। प्रश्न नंबर 150 में चलते हैं, मिस पाल का कुत्ता का क्या नाम है? डोगी, कालू, पिंकी या सोम? तो मिस पाल का जो कुत्ता है उसका नाम है पिंकी। क्या नाम है? पिंकी। प्रश्न नंबर 151 में चलते हैं, मिस पाल के रंग रूप पर टिप्पणी करने वाला कौन था? तो मिस पाल के रंग रूप पर टिप्पणी करने वाला रणजीत, बुखारिया, जोरावर सिंह या बी और सी? तो बुखारिया और जोरावर सिंह जो क्या थे, मिस पाल के जो सूचना विभाग में जहाँ कार्य करती थी, काम करती थी, वहीं पर ये लोग भी क्या थे, सहकर्मी थे। और ये लोग क्या करते थे तो मिस पाल के रंग रूप पर हमेशा कुछ न कुछ टिप्पणी करते थे और अंततः वो परेशान होकर क्या करती है तो उस सूचना विभाग से क्या करती है तो त्याग पत्र दे देती है। प्रश्न नंबर अगला है, अंग्रेजी मेजर किसका बगीचा मिस पाल के नाम पर कर दिया था? तो अंग्रेज मेजर किसका बगीचा मिस पाल के नाम पर कर दिया था? तो आम का बगीचा मिस पाल के नाम पर कर दिया था, केले का बगीचा, सेब का बगीचा या संतरा का बगीचा? तो अंग्रेजी मेजर ने क्या किया था तो अपना सेब का जो बगीचा है वो मिस पाल के नाम पर कर दिया था। ये ऐसा अफवाह भी फैला हुआ था। प्रश्न नंबर 153, मिस पाल को बस में जगह नहीं मिलने पर किसे बहुत अफसोस होता है? तो मिस पाल को बस में जगह नहीं मिलने पर रणजीत को बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि रणजीत जो है मिस पाल का मित्र भी है और शुभचिंतक भी है, इसलिए उसे बहुत दुख होता है कि मिस पाल को गाड़ी में जगह नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 154, मिस पाल को किस वस्तु से चिढ़ था? संगीत से, चित्रकला से, बनाव श्रृंगार से या कपड़ा से? तो मिस पाल को बनाव श्रृंगार से क्या था, बहुत ही चिढ़ था। अगला प्रश्न है, मिस पाल अपने घर में अकेलापन दूर करने के लिए किसका अभ्यास करती है? चित्रकला का, संगीत का, सितारा का या ए और बी? तो मिस पाल अपने घर में अकेलापन दूर करने के लिए ए और बी अर्थात चित्रकला और संगीत का क्या करती है, अभ्यास करती है। और ये सहारा तो बनता है सितारा सहारा बनता है, जिसके माध्यम से वो संगीत और चित्रकला दोनों क्या करती है, अभ्यास करके अपना समय बिताती है। और यह कहने के लिए कौन कहता है तो उनका दोस्त क्या रणजीत कहता है कि तुम अपने घर में रहती हो, चित्रकला और संगीत का अभ्यास करो और अपने समय क्या करो, इस तरह आपका समय भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 156, रणजीत अपना सामान कहाँ पर छोड़कर आया था? तो रंजीत अपना सामान मलानी में छोड़कर आया था, मनाली में, परिवहन दफ्तर में, मिस पाल के यहाँ या कोई नहीं? तो रणजीत जो है अपना सारा सामान परिवहन दफ्तर में छोड़कर आया था। अगला प्रश्न है, रणजीत मनाली में कितने दिनों तक रहा? 5 दिनों तक, 7 दिनों तक, 10 दिनों तक या 12 दिनों तक? तो रणजीत मनाली में कितनों दिनों तक रहा था? तो 10 दिनों तक रहा था। प्रश्न नंबर 158 है, मिस पाल को कौन सी कॉफ़ी पसंद थी? ताज कॉफ़ी, ताज़ा कॉफ़ी, फर्स्ट क्लास बोहीमियन कॉफ़ी या इनमें से कोई नहीं? तो फर्स्ट क्लास बोहीमियन कॉफ़ी जो मिस पाल को बहुत अधिक पसंद थी। अगला प्रश्न है, एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किसका हुआ था? रणजीत का, जोरावर सिंह का, बुखारिया का या मिस पाल का?
तो किसका यह ऑपरेशन हुआ था? तो ये जो ऑपरेशन जो हुआ था यह जोरावर सिंह को हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 160। मिस पाल कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर नौकरी करने निकल गई थी? 10 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में। तो मिस पाल जो है 15 वर्ष की आयु में अपना घर को छोड़कर नौकरी के लिए निकल गई थी। प्रश्न नंबर 161 है, दो आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा? यह कथन किसका है? यह कथन रंजीत का। रंजीत जब मिसपाल के यहाँ जाता है, मिसपाल के पास, तो मिसपाल के वचनों से पता चलता है खाना नहीं है, तो कहता है दो आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा, ये रंजीत कहता है। अगला प्रश्न है, मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और निश्चिंत होकर क्या करती हूँ? खाती हूँ। यह कथन कौन कहती है? यह कथन मिसपाल कहती है, अर्थात मिसपाल एक प्रकार से मजाकिया अंदाज में कहती है कि मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और निश्चिंत होकर खाती हूँ। यह मजाकिया अंदाज में कहती है, ऐसा नहीं कि वो सप्ताह भर का खाना बना लेती, परंतु यह कहती है किससे? यह अपने मित्र रंजीत से कहती है कि मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और निश्चित होकर क्या करती हूँ? खाती हूँ। ये मिसपाल जी का कथन है। प्रश्न नंबर 163 और आज का अंतिम प्रश्न, पूरा 8 कहानियों को हम देख लिए। रंजीत के संदूक में क्या था? किताब था, सर्प था, चपातियाँ थी या सोना? तो रंजीत की किताब में चपातियाँ थी। क्या थी? तो चपातियाँ थी रंजीत की किताब में। तो आज हम पूरे 100 जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को देख लिए, यानी जो भी 8 कहानी है सभी कहानियों को हम देख लिए। 8 कहानियों से जितने भी प्रश्न बन रहे थे सभी प्रश्नों को हम यहाँ लेकर आए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ सकता है। इसमें वो भी प्रश्नों को हम शामिल किए जो प्रश्न पिछले बार जो सीजीएल की परीक्षा हुई थी, जो रद्द हो गई थी, उस परीक्षा में जो कुछ आया था सभी प्रश्न भी इसमें सब डाला हुआ है। और अन्य प्रश्न जो बन रहे थे, जो आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं सभी प्रश्नों को लिए, यानी पूरा निचोड़ है, यानी एक भी प्रश्न इसमें छूटा नहीं है। तो जो साथी एक बार में जिनको पूरा क्लियर नहीं, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, पूरा रट्टा मार के परीक्षा में चले जाए, यानी कहानी से इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आ सकता है। और पुनः अंत में बता देता हूँ, जो भी विद्यार्थी सीजीएल की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए उनके पास अगर नोट्स उपलब्ध नहीं है तो अभी भी आपके पास है 1 सप्ताह का समय। 1 सप्ताह में आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमसे अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, पूरा हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है जहां से आप हम ज्वाइन कर सकते हैं या हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको किस प्रकार PDF मिलेंगे वो भी आपको जानकारी वहाँ दे दी जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास आपके लिए। तब तक के लिए सभी को अब धन्यवाद और सभी को एक बार पुनः कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।